हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ऑब्सेशन ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टू नेट जीरो वेस्ट ग्रोथ। ठीक है, तो इस चैप्टर को कम्प्लीटली हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। अगर अभी तक आपने ये बुक परचेज़ नहीं की है तो आप इस बुक को द इंडियन इकॉनमी को भी जाके परचेज़ कर सकते हो। आपको ये कहीं से भी मिल जाएगी। तो आपके लिए ये बुक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इस बुक का ही यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं इन सीरीज़ में। ठीक है, तो चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका जो बुक है ना, बुक में आपके लिखा है कि हम न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ रेट जो है वो राइज हो रहा है, या इंडिया जो है हाई ग्रोथ रेट को जल्दी अचीव करेगा। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि आउटपुट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे या क्या चीज़ है। चलो इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, जब इंडिया का ग्रोथ रेट कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब इंडिया का जो आउटपुट है वो बड़ा है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो वो आउटपुट कहीं ना कहीं क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में क्या हुआ है, आउटपुट यानी कि पिछले साल का आउटपुट। अगर हम 2022 की बात करें तो पिछले साल आउटपुट ज़्यादा था, लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो आउटपुट उससे थोड़ा सा कम है। तो यही बात करता है यहाँ पे किसकी, कि जो आउटपुट है वो सेम रेफरेंस पे भी आउटपुट यहाँ पे भी बढ़ा है, यहाँ पे भी बढ़ा, लेकिन पिछले साल ज़्यादा था और इस साल जो है इतना ज़्यादा नहीं है। तो यही होता है हमारा कि स्लो डाउन का मतलब। अब देखो, अगर आपका क्या हो रहा है ना, अगर आपका यहाँ पे एक टर्म आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या टर्म है, इस चीज़ को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि हमारा अगर आउटपुट डिक्लाइन हो रहा है सेम रेफरेंस पीरियड, यानी कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमारा आउटपुट डिक्लाइन हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर हमारा आउटपुट क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अगर पिछले साल के कंपैरिजन में वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, पिछले साल वो ज़्यादा था, ठीक है, इस साल भी वो ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्म आती है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या बोलता है कि अगर आपका आउटपुट जो है, अगर आपको कंटिन्यूअस पीरियड में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेशन। ठीक है, अब समझो कि जो कंटिन्यूअस पीरियड का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि लगातार आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, आपका आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। तो अगर 2 क्वार्टर तक ऐसा होता है तो उसको हम रिसेशन बोलते हैं। अब आपके लिए एक न्यू टर्म आ गया कि क्वार्टर क्या होता है। देखो, हमारे यहाँ पे 2 तरीके के ईयर होते हैं, एक हमारा होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारा फिजिकल ईयर। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर जो है वो आपका शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये रहता है, और जो आपका फिजिकल ईयर है वो शुरू होता है आपका, कब शुरू होता है, ये आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, ये आपका फिजिकल ईयर। तो यहाँ पे ही आपको समझना है, ये ऊपर वाला आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका फिजिकल ईयर 1 अप्रैल में स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वार्टर्स में ये डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो जैसे फर्स्ट क्वार्टर में आपको क्या देखते हो, फर्स्ट क्वार्टर में आपका 3 महीने आएंगे, 3 महीनों का क्वार्टर होगा। तो ये आपका क्वार्टर 1 हो गया। क्वार्टर 1 में आपका आएगा अप्रैल, मई और जून। ठीक है, ये 3 महीने क्वार्टर 1 में आएंगे। क्वार्टर 2 में आपका आएगा, ठीक है, क्वार्टर 2 में आपका क्या आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, और फिर क्वार्टर 3 में आपका क्या आएगा, अगर आप क्वार्टर 3 की बात करोगे तो क्वार्टर 3 में आपका आएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, और आपका जो अगर क्वार्टर 4 की बात करेंगे हम, तो क्वार्टर 4 में आपका क्या आएगा, यहाँ पे 1 मिनट, क्वार्टर 4 आपका आएगा जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, तो ये आपके 3 महीने, तो 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, तो अगर हमारा ये बात क्या कर रहे हैं कि अगर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होता है 2 क्वार्टर तक, यानी कि 1 और यानी कि 2 क्वार्टर तक आपका एकदम से क्या हुआ है, रिसेशन हो रहा है। ठीक है, एकदम आपका जो आउटपुट है वो डिक्लाइन जा रहा है और 2 रिसेशन तक वो डिक्लाइन जा रहा है।
इसका मतलब क्या है कि अभी आपकी जो इकॉनमी है उसमें कौन सा फेज आएगा, रिसेशन का फेज आएगा, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म, दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन सिंपल है कि अगर आपका रिसेशन बढ़ जाएगा, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा आपकी आउटपुट डिक्लाइन होगा, उसी को हम बोलेंगे डिप्रेशन, यानी कि इकॉनमी बिल्कुल ठप हो रही है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज डिप्रेशन। आई होप आपको तीनों टर्म समझ में आ गए हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट भी है और आपको थोड़ा समझना भी है इस चीज़ को कि क्या है ये, ठीक है। अब देखो ऑब्सेशन फॉर ग्रोथ रेट क्या है। देखो ग्रोथ रेट ऑलवेज एक इसेंशियल रोल प्ले करता है हमारी इकॉनमी में। अगर हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा है, इसका मतलब लोगों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी इकॉनमी में। तो हमेशा क्या होता है ना, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन होता है जो कि आपके ग्रोथ रेट को सेट करता है, ठीक है। अब आपको ना सिंपली अगर मैं बताऊं तो इस फ्लो चार्ट से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तभी मैंने ये फ्लो चार्ट लेकर आई थी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो क्या चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है, देखो अगर किसी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है, अगर कोई कंट्री अच्छे से ग्रो कर रही है तो उसकी जो लोगों की इनकम है वो ज़्यादा होगी। अगर लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा खरीद पाएंगे जाके, ठीक है। अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो फिर वो सारी थोड़ा ना खर्च कर देंगे, कुछ इनकम वो लेकर जो है बैंक में भी रखेंगे। जब वो बैंक में रखेंगे तो मतलब वो सेविंग भी कर रहे हैं, और अगर वो सेविंग भी कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बैंक अभी यही पैसा जो है लोगों को देगा और इससे लोग जो है एंटरप्रेन्योर्स को देगा और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर से रिजल्ट क्या होगा, ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्रोथ रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग, मतलब इस तरीके का जो आप सर्कल देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, ये होता ही रहेगा। मतलब ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज हुई तो सेविंग इंक्रीज होगी, सेविंग इंक्रीज होंगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होंगी। तो इस तरीके का ये ग्रोथ साइकिल हमें इकॉनमी में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कि लो ग्रोथ साइकिल क्या होता है, ठीक है, लो ग्रोथ साइकिल भी सेम इसी का ही पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो लो ग्रोथ साइकिल, सॉरी एक मिनट, अब हम देखें लो ग्रोथ साइकिल में अगर हम बात करें तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है ना, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लो है। अगर किसी पर्सन के पास मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही किसी कंट्री का लो चल रहा है तो वहाँ के लोगों की इनकम भी कैसी है, लो होगी। अगर किसी के पास इनकम ही कम है तो वो सेविंग कर पाएगा, वो तो खाली इतना ही कर पाएगा, या तो अपने खाने के लिए वो परचेज कर सकता है चीज़ों को, ठीक है, तो वो अपनी जो बेसिक नीड्स को ही फुलफिल करता रहेगा। अगर वो बेसिक नीड्स को फुलफिल करता रहेगा तो उसका जो वो सेविंग कर पाएगा, उसके पास इतने पैसे ही नहीं बचेंगे कि वो जाके सेविंग करवा पाए बैंक में, तो लो सेविंग होगी। अगर लो सेविंग होगी तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा तो फिर से सेम सर्कल चलता रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसी को हम, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये है लो इकोनॉमिक ग्रोथ का साइकिल, ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो ये लो इकोनॉमिक ग्रोथ का साइकिल है। फिर यहाँ पे देखो, अब आपकी बुक में है टॉपिक द हिंदू रेट ऑफ हाई ग्रोथ साइकिल। तो हिंदू रेट ऑफ हाई ग्रोथ साइकिल का क्या मतलब है, देखो एक इंडियन इकोनॉमिक्स्ट थे जिनका नाम था राज कृष्णा, वो एक टर्म लेकर आते हैं जिसका नाम था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, या फिर इसको बोल सकते हैं ग्रोथ रेट ऑफ 3.1%, जिसमें इंडिया जो था हमेशा इस पीरियड को विटनेस कर रहा था। अब क्या चीज़ है समझते हैं। सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ लो इनकम, अब अगर हम सोचेंगे कि एक कंट्री की लो इनकम है वही रिस्पॉन्सिबल है तभी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कम है, ऐसा कुछ है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें जो लो इनकम है वो तो रिस्पॉन्सिबल है कि लो ग्रोथ रेट है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है, ठीक है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, रीजनल इम्बैलेंसेस है, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रोथ है इनसे नहीं हो पाता। और अगर हम बात करें 1990s की तो 1990 से जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो बढ़ा है।
कैसे बढ़ा है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया ने टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया, कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़े हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है कहीं ना कहीं जो उसके रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोर कर पाया। इसकी वजह से लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लेकर आया है और उसके साथ साथ इनकम जनरेशन भी हुआ है। तो अगर लोगों की इनकम बढ़ी है तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर, यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तभी कुछ चीज़ जाके खरीद पाएंगे, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप क्या ही खरीदोगे, ठीक है। तो इससे जो डिमांड थी गुड्स की वो लोगों की बढ़ी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एंड आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो जो आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है इसकी वजह से सेविंग इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाए हैं और जो कहीं ना कहीं इंडिया का ग्रोथ है वो एक हाई ग्रोथ रेट साइकिल पे पहुंच चुका है और इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी बन चुका है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे इंडिया कहीं ना कहीं एस्पायर कर रहा है कि वो $5 ट्रिलियन इकॉनमी को फ्यूचर में कहीं ना कहीं जनरेट करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से ही जो है हम देख रहे हैं कि इंडिया का एक हाई ग्रोथ रेट है लास्ट डेकेड्स में। बट आपको हमेशा ये भी समझना होगा कि ग्रोथ जो है इसमें हमें जो है अभी तक ग्रोथ में कोई टेंजिबल बेनिफिट्स हमें नहीं दिखे हैं। टेंजिबल बेनिफिट्स क्या बोले तो डेवलपमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते क्या है, ठीक है। इन चीज़ों को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अंतर, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें ग्रोथ की, ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक जस्ट अर्थमेटिक नंबर है जो खाली फोकस कर रहा है कि हमें क्या करना है, आउटपुट को इंक्रीज करना है, और एक क्वालिटेटिव फिगर है, ठीक है, सॉरी क्वांटिटेटिव फिगर है, ठीक है। ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव फिगर है, जबकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव फिगर है, ठीक है। ये क्वांटिटी की बात करता है कि कितना आउटपुट हमने जनरेट किया, ठीक है, जबकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो बात करता है कि कितना जो है बेनिफिट हमने कितना जो है, ये क्वालिटेटिव फिगर है, मतलब हम देखेंगे ये क्या होता है, ठीक है। नीचे वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट क्या बात करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा यहाँ पे ग्रोथ है और यहाँ पे डेवलपमेंट है, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो क्या बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ खाली इस पे फोकस करता है कि हमारा आउटपुट बढ़ रहा है कि या नहीं बढ़ रहा है, मतलब फोकस ऑन इंक्रीज ओनली द आउटपुट, ठीक है। ये खाली फोकस करता है कि आउटपुट बढ़ना चाहिए। ग्रोथ में खाली हम फोकस देखते हैं, फोकस खाली होता है हमारा कि आउटपुट बढ़ना चाहिए, जबकि हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट फोकस करता है कि आउटपुट बढ़े, ठीक है। डेवलपमेंट क्या फोकस करता है? डेवलपमेंट फोकस करता है कि जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में ही उसके जो एसोसिएटेड बेनिफिट्स है वो हर एक जो सोसाइटी है, हर एक जो स्ट्रेटा है सोसाइटी का उस तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। फोकसेस ऑन इंक्रीज द आउटपुट एज वेल एज इट्स एसोसिएटेड बेनिफिट्स रीच एवरी स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हर एक जो स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी है उसके बेनिफिट्स जो है मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्टोरी है, ठीक है। अब देखो एक और टॉपिक हमारे सामने आता है जिसका नाम है ट्रिकल डाउन थ्योरी, ठीक है। अब आपको अगर मैं समझाऊं रा शब्दों में ट्रिकल डाउन थ्योरी, ठीक है, तो हमारे पास एक और जो चीज़ आती है वो है ट्रिकल डाउन थ्योरी। अब ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या बोलती थी कि जो डेवलपमेंट है वो क्या करती है, द डेवलपमेंट इंश्योर करती है कि अगर आउटपुट किसी कंट्री का इंक्रीज होगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उसका जो बेनिफिट है वो हर एक सेक्शन तक पहुँचे। लेकिन जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही चीज़ में, एक ही जो है एक ही बताती है, मतलब उनको जोड़ देती है और बोलती है। इस थ्योरी का मानना था कि अगर एक कंट्री की ग्रोथ बढ़ रही है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और इससे जो है आउटपुट बढ़ेगा, इससे जो है वो बोलते थे ऑटोमेटिकली जो सारी सेक्शंस है वो कवर हो जाएंगी और इनको एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है होगा, सारी सोसाइटी में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ट्रिकल डाउन है क्या? ट्रिकल डाउन थ्योरी हमने जब पढ़ी तो हमें लगा, ठीक है, जो हमारी ट्रिकल डाउन थ्योरी है, ठीक है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। तो देखो अब ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है। ट्रिकल डाउन थ्योरी जब हमने पढ़ी तो हमें लगा कि ट्रिकल डाउन थ्योरी ना हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन है,
जो इनिशियल स्ट्रैटजीज इंडिया ने देखी और इंडिया ने इनको अडॉप्ट भी किया ताकि जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाए। लेकिन अगर ग्रोथ रेट जो है इंडिया का इंक्रीज़ होगा तो इस थ्योरी का कहने का ये अर्थ था कि अगर ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसके बेनिफिट्स हर एक पर्सन तक पहुंच जाएंगे। तो इंडिया भी बिलीव कर रहा था कि अगर हमारे जो इनकम है लोगों की वो राइज हुई तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो बेनिफिट है लोगों का जो वेलबींग है वो इम्प्रूव्ड हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, लोगों की इनकम और वेलबींग पे जो है कोई असर नहीं हुआ, कोई हमें इसका जो असर नहीं दिखा। तो अब क्या इसके जो है क्यों जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है वो फेल होगी इंडिया में, वो देखते हैं। अब देखो ट्रिकल डाउन थ्योरी क्यों फेल हो गई, क्योंकि इंडिया में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या थी कि इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो फॉल्टी है, जिसकी वजह से ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो गई। क्योंकि हमने देखा कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो लार्जेस्ट पार्ट है पॉपुलेशन का वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंड है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जो हमारा दूसरा सेक्टर है जिसका मतलब कि एग्रीकल्चर पे वो सेक्टर डिपेंडेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और जिसका बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं 15 to 20% कॉन्ट्रीब्यूशन हमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर का देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है 15 से 20% तक का, ठीक है, जीडीपी में। तो ये सेक्टर हो गया। उसके साथ साथ क्या हुआ कि इंडिया का कहीं ना कहीं दूसरा जो सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, ठीक है। इंडिया कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है अपने सर्विस सेक्टर पे, ठीक है। तो एक सर्विस सेक्टर हो गया इंडिया का। अब वहाँ पे भी पॉपुलेशन लगी हुई है, लेकिन इंडिया का जो मिसिंग लिंक है वो कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो इंडिया में है ही नहीं। अगर बात करें हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो वो इंडिया में मिसिंग है कहीं ना कहीं, वो तो है ही नहीं हमें दिख रहा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अगर हम इसको क्लियर करके थोड़ा समझने की कोशिश करें अच्छे से तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंडिया में मिसिंग है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में मिसिंग है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता तो एग्रीकल्चर से, ठीक है, कुछ जो पॉपुलेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑब्जर्व हो जाती तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा अच्छे से ग्रो कर पाता है, ठीक है। अब जो सेक्टर है, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो जो है फिनिश्ड गुड्स में तब्दील हो जाता। और कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था इसका जो मिसिंग लिंक है, इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा या तो लोग किस पे डिपेंडेंट है, या तो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, या तो लोग अपने सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से ही आपको अभी समझ में आया होगा कि जो ट्रिकल डाउन थ्योरी थी, ठीक है, जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है वो फेल हो गई, ठीक है। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है हमें फेल होती हुई नज़र आई इस यहाँ पे, ठीक है। तो ये फेल क्यों हुई, क्योंकि आपने देखा इसके पीछे का कारण, ठीक है। अब इंडिया कैसे जो $5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो ड्रीम है उसको कैसे अचीव कर सकता है। एक तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसकी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है। दूसरा तो कहीं ना कहीं जो एडवांस्ड इकॉनमीज़ है वो कोशिश कर रही हैं कि जो लो कास्ट स्किल्स है इंडियंस की उनका एडवांटेज लिया जाए। और कहीं ना कहीं हमारी एक लार्जर यंग पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में भी स्किल्ड हो रही है। तो कहीं ना कहीं बाकी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर का भी हमें मुद्दा जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अभी भी विलेजेस में रहती है। तो इन सभी का सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इंडिया ने क्या किया ताकि हम इस जो है, एक तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमारे सामने प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर और दूसरा हमारा सर्विस सेक्टर और बीच में जो मिसिंग लिंक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक है, बीच में जो मिसिंग लिंक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ही नहीं। तो इन दोनों सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रखा है। तो इंडिया ने क्या कोशिश की कि इंडिया अपना जो $5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो एम है उसको अचीव करने के लिए हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, यानी कि हम रेल्स, ठीक है, फिर जो रोड्स हैं वो बनाएंगे ताकि जो कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट किया जा सके। और इसकी वजह से ही जो मैन्युफैक्चरिंग क्लास है, ठीक है, वो आएगी और फैक्ट्रीज़ को बनाएगी, जिससे हमारा जो सोल्यूशन है
ठीक है, जो एग्रीकल्चर पे इतना बर्डन है, जो सर्विस सेक्टर पे बर्डन है, वो थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट होगा और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अच्छे से काम भी कर पाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद एक स्कीम है जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, सबका साथ, ठीक है, और सबका विकास, SABKA, सबका विकास, BIKAS। ठीक है, तो ये स्कीम है सबका साथ और सबका विकास। इस स्कीम का क्या मेन पर्पस है? अब देखो, गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि अगर हमें ग्रोथ करनी है तो हम अकेले तो ग्रोथ नहीं कर सकते। इंडिया को यहाँ पे खाली डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को एक इंक्लूसिव ग्रोथ भी करनी है और इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो इंडिया ने यहाँ पे रियलाइज़ किया कि जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मॉडल है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो इससे हम जो हमारा मास है यानी कि पॉपुलेशन है उसको एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे। तो जो हमारी स्कीम थी ना, सबका साथ सबका विकास, ये बहुत ही एक गुड स्कीम जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका मेन मकसद ये नहीं था कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें हम, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना ना, इसका जो मेन पर्पस था ताकि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है वो फेयर और जस्ट होनी चाहिए। ठीक है, फेयर एंड जस्ट। ठीक है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर एंड जस्ट होनी चाहिए, यानी कि हर एक मासिस तक वो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से हुआ है या नहीं, ये एक मकसद था सबका साथ सबका विकास स्कीम का। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये भी हमने एक लिया था। अब सबका साथ सबका विकास जो स्कीम थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव और भी था। जैसे क्या था उसका मेन ऑब्जेक्टिव, कि सभी को क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट सभी के पास होना चाहिए। ठीक है, ये बात करती है एम्प्लॉयमेंट की। फिर बात करती है सब लोगों को अवसर मिलने चाहिए, सब लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ एक हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करने की बात करती है ये स्कीम, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे जो है हम क्या कर सकें, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस कर सकें, और इंडस्ट्रीज़ जब बनाएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी पैराडिगम। देखो, अब सस्टेनेबिलिटी पैराडिगम क्या चीज़ है। ठीक है, आज के टाइम पे हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार कि हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही चीज़ हम आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक आइडिया है जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो ऐसे रहेंगी और अपनी जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करेंगी, बट जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी जो नीड्स है उनको बिना जो है इफ़ेक्ट किए, ठीक है, उनको बिना कंप्रोमाइज़ किए। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं जैसे हमारे देखो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से वाटर का यूज़ करना है ताकि हम खुद भी पी लें पानी और अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी बचा के रखें। ठीक है, कल को ऐसा नहीं ना हो जो हमारे आगे जो आने वाली जनरेशन है हम सारे ही रिसोर्सेज को ख़त्म कर ले तो फ्यूचर जनरेशन को जो है दिक्कत आए बहुत ही, क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे सारे प्लांट हम कट कर देंगे तो उनको जो है कितनी दिक्कत आने वाली है फ्यूचर जनरेशन को। तो ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं नोटिस कर पा रहे हैं। तो इसी को चलते हुए हमने क्या लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो अब जो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जिन्होंने ऑफिशियल डेफिनेशन दी, उन पर्सन का जो नाम था वो था क्या नाम था उनका, सॉरी नाम नहीं, फर्स्ट टाइम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ऑफिशियल डेफिनेशन जो डेवलप की गई वो की गई कहाँ पे, ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 में सबसे पहले इसके बारे में बात हुई। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा तरीका है ऑर्गेनाइजिंग का, ठीक है, जो हमें क्या करे, एक अच्छे एग्जिस्ट लॉन्ग टर्म तक ये एग्जिस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, लेकिन हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो रहा है। आपने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसने क्या किया, कोशिश क्या कि इससे गुड्स जो है सीधे सीधे हैंड से मशीन में जो है
हमने बनाना स्टार्ट कर दिए। स्कॉलर्स ने वाइडली बताया भी, इसके स्टार्ट और इसके एंड में भी डिबेट की, ठीक है, 1760 से 1840 तक। और कुछ का कहना है कि इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का, और कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है लोगों की, वो उसका एमरजेंस हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरीज़ में जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं उन्होंने इसी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हुआ है, ठीक है। अब बहुत से इकोलॉजिकल एंड सोशल क्राइसिस जो है वो हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो एक ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में क्या है कि 1968 में एक पर्सन है जिनका नाम है गैरिट हरदीन। वो क्या करते हैं, वो एक ऐसे लिखते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में, और इनका यहाँ पे यही बोलना था कि अगर इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली रेशनली जो है एक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं फोकस करेंगे अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने में, तो वो एक दिन क्या करेंगे, कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को जो है वो क्या कर देंगे, उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म कर देंगे। तो ह्यूमन का जो फ्री एक्सेस है और अनलिमिटेड कंजम्पशन इंडिविजुअल जो कर रहा है फाइनेट रिसोर्सेज की, इससे क्या होगा, ये सेम रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और हर दिन का मानना था कि अगर इंडिविजुअल ऐसा करेगा तो इससे जो है पूरे के पूरे अर्थ रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि हमें जो है इस डिज़ास्टर को अवॉइड करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्रैक पे फोकस करना होगा। फिर उसके बाद क्लब ऑफ रोम में भी हर दिन ऐसे के बाद 1972 में क्लब ऑफ रोम में भी फोकस किया जाता है, और यहाँ पे भी एक देखा जाता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं अगर हम प्लैनेट में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जिएंगे, तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 डिफरेंट डायमेंशंस देखे। एक तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन जनरेशन, फूड प्रोडक्शन एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लेशन। तो हमने यहाँ पे एनालाइज किया कि 21st सेंचुरी के आते तक जो है क्या होगा, अगर मैन पे कोई लिमिट इम्पोज नहीं की गई तो हमारा जो सोशल एंड इकोनॉमिक कोलैप्स पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बात की कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर एक ट्रिपल बॉटम लाइन आती है जहाँ पे एक पर्सन है जॉन इलिंगटन, ठीक है, वो फाउंडेशन करते हैं, और एक मेन अजम्पशन है। और यहाँ पे 3 डिफरेंट बॉटम लाइंस को देखा जाता है कि जो एक कंपनी है, जो एक बिजनेस का पर्सन है, वो खाली ये नहीं देखेगा कि कितना उसको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, उसको ये जो है एक थर्ड कंसर्न उसको ये भी करना है, उसको ये भी फोकस करना है कि जो कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से कितना इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको भी उनको टाइम टू टाइम चेक करना है। तो इसके लिए ही हमने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स लिया, ठीक है। और टोटल हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिए, जिनका मेन मकसद है कि हम एक बेटर वर्ल्ड को अचीव कर सकते हैं 2030 तक, पॉवर्टी को ख़त्म करके, इनइक्वालिटी से लड़के, और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की जो अर्जेंसी है उसको मीट करके, ठीक है। तो वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं, जैसे हमें जो है पॉवर्टी को ख़त्म करना है, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एक क्वालिटी की एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करनी है, इक्वालिटी में जेंडर इक्वालिटी लाना है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे फोकस करना है, क्लीन एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को कम करना है, सस्टेनेबल सिटीज़ बनानी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन करना है, क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ना है, उसके इम्पैक्ट के साथ लड़ना है। फिर पानी के अंदर ज़िंदगी कैसी है, लाइफ जो पानी के अंदर है, यानी कि अपने मैरीन सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, जो लाइफ लैंड के ऊपर है उसको प्रोटेक्ट करना है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। फिर गोल्स के लिए हमें पार्टनरशिप भी करनी है। तो ये सारे मेन गोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं इंडियाज़ क्लाइमेट नैरेटिव। देखो अब इंडिया ने क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इंडिया की अपनी एक नैरेटिव या फिर बोल सकते हैं एक अपनी स्टोरी है, ठीक है। इंडिया ने किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम किया, जैसे पुटिंग फॉरवर्ड एंड एक हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग पे काम किया है, जो कहीं ना कहीं वैल्यूज़ ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन पे डिपेंड है। अब समझो कि इंडिया बात करता है कि हमें एक ऐसा जो है
क्लाइमेट अडॉप्ट करना है, मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना है जो बेसिकली क्लाइमेट फ्रेंडली हो, एक क्लीनर पाथ अडॉप्ट करना है जिससे कोई पोल्यूशन वगैरह ना हो। ठीक है, इंडिया का मानना है कि हम अपने जो एमिशंस है, जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, उनको रिड्यूस कर देंगे 33 से 35% 2030 तक फ्रॉम द 2005 लेवल। और इंडिया बोल रहा है कि हम 40% की क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, 2030 तक, यानी कि अभी तक हम जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल यानी कि जो कोयल है, ठीक है, अभी तक हम उससे जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया बोल रहा है कि नहीं, हम 2030 तक 40% की क्यूमुलेटिव पावर को जनरेट करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, एक एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भी करेंगे 2030 तक, ताकि जो कार्बन सिंक बना सकें, हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद इंडिया का मानना है कि वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो क्लाइमेट चेंज को लेकर आएंगे उनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, जैसे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, हिमालयन रीजन में, इनमें जो भी हम चीज़ें कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, हम सारी चीज़ें वो करेंगे। कंट्री का एम है कि वो डोमेस्टिक न्यू एंड एडिशनल फंड्स लेकर आएगा डेवलप्ड कंट्री से, ताकि हम जो है यही जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया बात करता है कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, और टेक्नोलॉजीज़ के लिए जिससे जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है हम उसको टैकल कर पाएँ। अब इंडियाज़ का क्लाइमेट अडॉप्शन एंड मिटिगेशन नैरेटिव क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया का क्लाइमेट अडॉप्शन एंड मिटिगेशन नैरेटिव है क्या। ठीक है, तो इंडिया का जो नैरेटिव है, इंडिया कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फोकस कर रहा है क्लाइमेट चेंज पे। अभी तक भी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने इस तरीके का स्टैंड लिया है। इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज़ में जो है आगे है, कहीं ना कहीं इंडिया चाहता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए और कुछ अचीवमेंट जो है क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में हासिल करे। अब इंडिया का यहाँ पे एक और इनिशिएटिव है जिसको हम जानते हैं ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव्स के नाम से। तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसको हम वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड भी बोलते हैं, ये एक इनिशिएटिव है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये इनिशिएटिव है। यहाँ पे 2 कंट्रीज मेनली पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक तो हमारा इंडिया और एक तो हमारा यूके, ताकि एक ग्लोबल ग्रीन एनर्जी ग्रिड बनाई जाए जिसका मेन एम है कि हमें सोलर एंड विंड एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, यानी कि ऐसी एनर्जीज हम लेकर आएँ जिनके वजह से जो है पोल्यूशन कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो एफर्ट फीचर्स हैं, कहीं ना कहीं हम ने कुछ सोलर पार्क्स को इस्टेब्लिश किया, ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्लोबल सोलर लाइंस है उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसको हम इंटरनेशनल सोलर लाइंस के नाम से जानते हैं, जिसका मेन जैसे वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड ये है, जिसके मेन पर्पज़ यही है कि हमें एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स लेकर आने हैं, ताकि हम जो रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं, ठीक है, उनका जो खाली स्पेस है उसको भर पाएँ। ठीक है, हमारा जो नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन है, ठीक है, न्यू प्रोग्राम्स के साथ हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि जो विंड एंड वेस्ट कंजर्वेशन हो रहा है उनसे हम कहीं ना कहीं कैपेसिटीज़ को यूटिलाइज कर पाएँ, और कहीं ना कहीं जो हमारी जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, कोयल से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करके हम कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जीज पे डिपेंडेंट होए। ठीक है, उसके बाद हमारी एक और इम्पॉर्टेंट अलायंस है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर लाइंस, जो हमने ऊपर भी कवर की। तो क्या है इंटरनेशनल सोलर लाइंस? इंटरनेशनल सोलर लाइंस 102 सिग्नेटरीज कंट्रीज़ का एक अलाइंस है, जो कि ऐसी कंट्रीज़ है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के हु लाई ईदर होली, मतलब बीच में, या पार्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं। ठीक है, वो ऐसी कंट्री है, ठीक है, जो पार्टली भी आती हैं या पूरी तरीके से होली भी आती हैं। ठीक है, तो इंडिया कहीं ना कहीं ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की बात करता है जिनसे से कम कार्बन ग्रोथ हो, और कहीं ना कहीं ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस कर रहा है जिनसे अच्छा क्लीन जनरेशन लेके आ जाए, मतलब फ्यूल्स अच्छा आ जाए। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट, स्टोरेज, मतलब सिस्टम लेके आना, हमें इसकी रीन्यूएबल एनर्जी को हम कैसे जनरेट करें। तो इंडिया साथ साथ में ये भी बात करता है कि अगर हम इस तरीके की कोई भी चीज़ कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो इससे ये नहीं कि हम अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे, हमें ग्रोथ के साथ साथ इन चीज़ों पे भी फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि इंडिया का मेन मकसद है कि उसको एक कोलेक्टिव और हॉलिस्टिक ग्रोथ पे फोकस करना है। ठीक है, उसके साथ साथ इंडिया का मेन पर्पज़ ये भी है कि इंडिया कहीं ना कहीं क्या करता है कि उसको क्लाइमेट एक्शन के साथ साथ एक
इस चीज़ को एक इंडिया का लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, ताकि इंडियंस को पता चले कि कैसे हम नेचर और इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस के साथ जी सकें। ठीक है, पीपल को एक हार्मनी के साथ जीना है नेचर में। ठीक है, इंडिया को ऐसा लाइफस्टाइल बनाना है कि वो अपने जो क्लाइमेट चेंज के सोल्यूशन को एक अपना पार्ट समझे। ठीक है, और अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है तो उसके लिए हमें जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी डील करना होगा। तो इंडिया एक ऐसा नेशन है जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मेजर्स को लेके आ रहा है लार्जेस्ट स्केल में। अब उसके साथ साथ ही हमारा एक और टॉपिक है जो कि बात करता है क्लाइमेट जस्टिस की। ठीक है, तो क्लाइमेट जस्टिस क्या है? कॉन्सेप्ट है जो एथिकल डायमेंशंस बताता है क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, यहाँ पे हम एथिक्स, रिसर्च एंड एक्टिविज्म को यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक एथिकल और लीगल एंड पॉलिटिकल इशू है, ये प्योरली इन्वायरमेंटल और फिजिकल इशू नहीं है। अब देखो, क्लाइमेट जस्टिस में हम बात करते हैं कि अगर हम देखें इंडिया का जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो आज के टाइम पे पॉवर्टी लाइन से नीचे है। इंडिया जो है कहीं ना कहीं अपना आज के टाइम पे समझ रही है कि क्या नीड्स हैं, डेमोग्राफी नीड्स, यानी कि इंडिया के आज के टाइम पे ना 50% जो पॉपुलेशन है जो कि आज के टाइम पे 25 साल की है। ठीक है, 25 ईयर्स ऑफ एज की है। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया का यूथ जो है 50% जो इंडिया में लोग रहते हैं वो यूथ हैं। तो अगर हम उनको अच्छे से स्किल्स प्रोवाइड करेंगे तो वो कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया का 2.4% वर्ल्ड का सरफेस एरिया, जबकि इंडिया में 17.5% की पूरी दुनिया की पॉपुलेशन रहती है। लेकिन इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो 30%, 363 मिलियन लोग जो हैं, 24% से जो है ग्लोबल पॉपुलेशन के वो इंडिया में गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई उनके पास अच्छा कुकिंग फ्यूल नहीं है, ना ही उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हाईली इंडिया को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में डालती हैं। ठीक है, तो इंडिया अगर बात करें, इंडिया का जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, अगर आप देखोगे इंडिया का जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है इंडिया का वो कितना है, 211 में 0.6 टन्स था। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट था 1.88 टोज पर कैपिटा के अकॉर्डिंग। अगर इंडिया की बात करें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इंडिया ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी जो है 0.586 उसकी सिग्निफिकेंटली लोअर एवरेज है। तो कोई भी कंट्री ने आज तक 0.9 को अचीव नहीं किया, ना कि उससे ज़्यादा अचीव। मतलब इंडिया जो है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको एक डिग्निफाइड लाइफ दे सके और उनकी जो राइटफुल एस्पिरेशन है उनको पूरा कर सके, लेकिन हर्डल्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, ठीक है, जो कि डिफरेंट इंडिकेटर्स के थ्रू हम देखते हैं, एक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रेशर, उसके साथ साथ जो सस्टेनेबल ग्रोथ है। ठीक है, इंडिया को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को देखना पड़ रहा है जब भी वो अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इन्हीं एक्सपीरियंसेस को देखते हुए वो क्लाइमेट चेंज एक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और इंडिया जानता है कि उसके जो भी अडॉप्शन मेथड है वो इतने अफोर्डेबल नहीं है और यूनिवर्सल स्केल में भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के ऊपर एक बर्डन है कि वो क्या करे, हमें जो है एक अच्छा इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सोसाइटी है जो कि आज के टाइम पे भी इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एस्पिरेशन के अंदर नहीं आती है। तो इंडिया का मेन पर्पस है कि इंडिया उन गरीब लोगों को भी पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाले। तो इंडिया के पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल हम देखें तो इंडिया के पास बहुत चैलेंजेस है। एक तो इंडिया जो है पॉवर्टी में दसा हुआ है। ठीक है, इंडिया का जो है लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल्स नहीं है, डेमोग्राफी जो है इंडिया की इतनी ज़्यादा है तो हम उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछड़ा हुआ है। उसके साथ साथ इंडिया ने ना एक और टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो नेट जीरो एंड पंच अमृत का टॉपिक है। ठीक है, क्या है नेट जीरो और पंच अमृत? अगर हम देखें तो इंडिया का मानना है कि वो कार्बन न्यूट्रल स्टेट बन जाएगा, यानी कि फिर वो बिल्कुल भी कार्बन रिलीज नहीं करेगा। ये इसका मेन मकसद है, मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी है। ठीक है, तो इसको हम अचीव करेंगे, कैसे अचीव करेंगे? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को बैलेंस कर देंगे या फिर इन एमिशंस को, जो कार्बन एमिशंस है उनको सोसाइटी से रिमूव कर देंगे। तो इंडिया ने इसी पक्ष में 5 जो है पंचामृत, ठीक है, 5 पंचामृत लिए हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज से डील कर सकें और कार्बन न्यूट्रलिटी स्टेट बन सकें। क्या क्या इंडिया ने लिए हैं?
इंडिया का मानना है कि वो एक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो जनरेट करेगा 500 गीगावाट की 2030 तक। इंडिया बोलता है कि वो 50% की अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रीन्यूएबल एनर्जी से जो है जनरेट करेगा 2030 तक। इंडिया जो है 1 बिलियन टन का जो कार्बन एमिशंस है उसको रिड्यूस कर देगा 2030 तक। उसके बाद वो बोलता है कि वो 2030 तक जो कार्बन इंटेंसिटी है, ठीक है, जो कि कार्बन से जो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी 45% तक कम कर देगा और 2070 में इंडिया एक नेट जीरो के टारगेट को हिट कर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। उसके बाद है ना हमारा एक और टॉपिक है जीडीपी। ठीक है, तो अब जीडीपी क्या है, जीडीपी का फ्यूचर रेलिवेंस क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में जीडीपी को डिस्कस कर दिया था। तो जीडीपी क्या है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू जितने भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है एक कंट्री में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमारा जीडीपी कहलाता है। तो हमने देखा कि जीडीपी खाली हमारे जो फाइनल गुड्स हैं उनको ही मैप करता है, ना कि इंटरमीडिएटरी गुड्स को मैप करता है। तो यहाँ पे ना आपको ना जीडीपी और उसका रेलिवेंस बोला गया कि आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो आप इसको जो है खुद एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी इजी है आपके लिए समझना। तो आप इजीली इस जो है टेबल को जीडीपी वाले को समझ लोगे, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है जीडीपी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली वही चीज़ें हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं के शेप्ड एंड वी शेप्ड रिकवरी की। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है के शेप्ड एंड वी शेप्ड रिकवरी। देखो पेंडेमिक हुआ, आपको पता है कोविड-19 आया जिसकी वजह से पेंडेमिक हुआ। 2019 में ये कोविड आया जिसकी वजह से पेंडेमिक हुआ, हमने देखा। ठीक है, और इसकी वजह से कंट्री की इकॉनमी बिल्कुल ठप चली गई थी कि कंट्री जो है बिल्कुल भी जो है वो जो है इकॉनमी, लोगों की रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए जब ऐसी तरीके की चीज़ें आई। ठीक है, तो उसके बाद हमने पेंडेमिक के बाद ना एक इशू चल रहा है कि हमने उसके बाद जो है के शेप्ड रिकवरी ली है या फिर हमने बी शेप्ड रिकवरी ली है। तो आंसर इसका है, मैं आपको दोनों ही रिकवरी समझाती हूँ। पहले क्या, देखो बी शेप्ड रिकवरी हम किसको बोलते हैं। देखो जब कोविड-19 आया तो हमारी इकॉनमी एकदम से नीचे चली गई। ठीक है, और जब जो है कोविड-19 के बाद हमारी इकॉनमी एकदम से ऊपर चली गई, तो ये क्या बना, बी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, तो बी शेप्ड रिकवरी कुछ का कहना है कि हमने बी शेप रिकवरी को हासिल किया है, और कुछ का मानना है, इस स्क्रीन में अच्छे से देख लेना फिर आपको भूल लेना। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा के शेप्ड रिकवरी। कुछ बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी हासिल किया है, यानी कि ये हमारी इकॉनमी, ठीक है, तो जब जो है एकदम से हमारी इकॉनमी डिक्लाइन हुई। ठीक है, जब हमारी इकॉनमी एकदम से डिक्लाइन हुई तो इस तरीके तक यहाँ तक पहुँच चुकी थी। ठीक है, और जब मतलब पैंडमिक हो गया उसके बाद हमारे कुछ सेक्टर जो हैं जल्दी से ऊपर की तरफ ग्रो किए और कुछ सेक्टर जो हैं वो आज भी नीचे की तरफ है। तो ये है आपकी के शेप्ड रिकवरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ही कंसेप्ट समझ में आ गए हैं। ठीक है, के शेप्ड और बी शेप्ड रिकवरी है क्या। ठीक है, तो ये था आपका, ये भी आपको जो है आपको पता है के शेप्ड और बी शेप्ड रिकवरी। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसीलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, बट कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, तो आपको मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा देती हूँ। जैसे इसको रिलीज़ कौन करता है, हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको लॉन्च करता है, और इसमें बेसिकली देखा जाता है कि कौन सी कंट्री जो है कितना काम कर रही है ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ह्यूमन के डेवलपमेंट की स्कीम्स को लाने के लिए वो कितना ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 4 इंडिकेटर्स को भी देखा जाता है। उसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है जो रैंक दी जाती है वो फ्रॉम 0 से लेके 1 तक दी जाती है। अगर कोई कंट्री 1 के बहुत पास है तो इसका मतलब वो अच्छा कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई कंट्री 0 के मतलब इस पार है तो वो मतलब कम कर रही है। अगर वो 1 के पास है तो इसका मतलब वो कंट्री ज़्यादा अच्छा कर रही है। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा, ये काफ़ी इजी जो है लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। बट मैं आपको बेसिक थोड़ा समझा रही हूँ, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो मेरा मानना है कि आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैं आपको करवा देती हूँ। फिर एक लास्ट टॉपिक इसी चैप्टर का है, दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, सॉरी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी।
परचेजिंग पावर पैरिटी। अब देखो ये जो टॉपिक है ना परचेजिंग पावर पैरिटी वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम क्या करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइजेस को मेज़र करते हैं, ठीक है, एक टाइम पे, ठीक है। एक यहाँ पे क्यों मेज़र करते हैं हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे, ताकि एक दूसरे का हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जान सके उसके लिए, ठीक है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में आप देखोगे कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे आपको समझ ऐसे नहीं आएगा परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है, कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो मान लो इंडिया है और यूके है, ठीक है, इंडिया और यूके या फिर यूएसए रख लेते हैं, ठीक है, इंडिया और यूएसए, ठीक है, इंडिया और यूएसए दो कंट्री हैं और इनका मेन, इंडिया में एक कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी मान लेते हैं 300 रुपये की इंडिया में मिल रही है और यूएसए में जो वो कॉफ़ी है वो $10 की मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अपनी कंट्री के प्राइजेस को यूएसए के प्राइजेस के साथ कंपेयर करते हैं और हम बोल देते हैं कि जो ये कॉफ़ी इंडिया में 300 रुपये की मिल रही है ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल है $10 के, ठीक है। तो इसका मतलब जो है $10 जो है वो किसके बराबर होगा, $10 जो है वो जो $3 है, ठीक है, क्या, तो यानी कि जो $30 है वो सीधा 30 रुपीज़ हैं वो $1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यही हम करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी में कि एक दूसरे की जो कंट्री का जो है उनके प्राइजेस को चेक करते हैं और बेसिकली हम प्राइजेस को इस तरीके से चेक करते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा इम्प्रूव्ड लगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है ये परचेजिंग पावर पैरिटी में डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस को मेज़र करते हैं एक दूसरे की कंट्री के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर मेरे से हुआ तो मैं नेक्स्ट जो आपको एक और वीडियो बना के दे दूँगी, वैसे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।